हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग आजकल पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 लेक्चर आपको मिल गए हैं और ये आज का है चौथा लेक्चर, ठीक है ना। और चौथे लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे कंजंक्शन पर बेस्ड होता है। कंजंक्शन पर कैसे बेस्ड होगा? 2 सब्जेक्ट अगर किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए कौन सा कंजंक्शन यूज किया गया है, इस पर डिपेंड करता है कि वो वर्ब कैसी लगेगी, ठीक है। तो एक नमूना, एक एग्जाम्पल नमूना निकल जाता है मुंह से। एक्चुअली जो एग्जाम्पल है ना वो नमूना का ही है अंग्रेजी, लेकिन नमूना कहना थोड़ा कम अच्छा लगता है, एग्जाम्पल कहना थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलो एक एग्जाम्पल देखो। सपोज कहीं सेंटेंस ऐसे लिखा हो कि ही एंड आई, ही एंड आई। अब यहां आपको लगाना है इज एम आर में से कोई चीज, ठीक है ना। ही एंड आई डैश बीजी, बहुत छोटा सा सेंटेंस, इससे छोटा क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक हो गया। दूसरा सेंटेंस हुआ ही as well as he as well as I dash BG। और तीसरा सेंटेंस है कि not only he but also I dash BG, ऐसे दिया हुआ, ठीक। ये सेंटेंस है। अब आपके सामने जो ऑप्शन है वो क्या है? इज, एम और आर का ऑप्शन है। क्या लगाना चाहेंगे इसमें इज, एम, आर में से? डिपेंडिंग ऑन द कंजंक्शन, दोनों में सब्जेक्ट और एक ही जैसे हैं। एक ही जैसे क्या? ही आए, बस फर्क किसका है? यहां क्या लगा है? एंड। यहां क्या लगा? एज वेल एज। यहां क्या लगा? नॉट ओनली बट आल्सो। बस ठीक है। तो अगर एंड से जुड़ा होता है, एंड से जुड़ा होगा तो दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, 1 + 1 = 2। तो इसके लिए यहां क्या लगाओगे? ही एंड आई आर बीजी। क्या हो गया? ही एंड आई आर बीजी, एंड लगा। और जब एज वेल एज लगता है तो दूसरा वाला माइनस हो जाता है, ये आई वाला माइनस हो जाएगा। किसको देखा जाएगा? यहां पर केवल ही को देखा जाएगा। तो यहां जो वर्ब लगेगी वो क्या होगी? इज लगेगी। हो गया क्या? ही एज वेल एज आई इज बिजी। क्या हो गया? ही एज वेल एज आई इज बिजी। अब आई के बाद इज लग रहा है, आपको अटपटा लग रहा होगा, मैं जान रहा हूं, मुझे यकीन है, आई नो कि यू विल फील ऑकवर्ड, आपको अटपटा सा लगेगा। लेकिन देखो बेटा, ये कंपटीशन का एग्जाम है, अच्छा लगने वाला जैसा यहाँ कुछ होता नहीं है। करेक्ट और इनकरेक्ट ये 2 कंसेप्ट होते हैं। क्या आपको अच्छा लग रहा है इससे मतलब नहीं होता, हमको मतलब होता है कि क्या ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो एज वेल एज से 2 सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो वर्ब विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट, और नॉट ओनली बट आल्सो से अगर 2 सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो वर्ब विल फॉलो द नियरेस्ट। और नियरेस्ट क्या होगा? ये वर्ब है, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा है, यहाँ वर्ब लगाना, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन होगा? आई के अकॉर्डिंग यहाँ लगेगा। अब क्या हो जाएगी? एम हो जाएगी। सेम मीनिंग है, जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है, वही इसका मतलब है। बस कंजंक्शन चेंज होने के साथ साथ देखिए वर्ब में कितना वेरिएशन आता है, कभी दोनों को जोड़कर, कभी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, कभी नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आज का ये कंसेप्ट है। तो 10 हम लोग पढ़ चुके थे, 11, 12 और 13 पर हमको चलना है। 11, 12 और 13 आज का है, और 13 के बाद रुक जाएंगे, फिर अगला होगा नाउन पर बेस्ड। तो अभी हम लोग चलते हैं 11 पे करते हैं। तो 11 में क्या है? देखो आपका ये रहा रूल नंबर 11। धीरे धीरे मेरे साथ लिखते रहो, ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड भर के फिर आपसे बात करूंगा। ये 11 पर है। 11 पे जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो उसमें है हमारे साथ 2 कंजंक्शन, बीचों बीच लिखिएगा, आगे पीछे नहीं। तो जैसे मान लो हमारे पास एक कंजंक्शन है विद, ठीक है। विद कभी कभी प्रीपोजिशन का काम करता है, कभी कंजंक्शन का काम करता है। तो विद हो गया या अलोंग विद हो गया, लिखते रहो साथ में। विद हो गया, अलोंग विद हो गया, या टुगेदर विद हो गया। विद, अलोंग विद, टुगेदर विद,
एज वेल एज, ये बहुत पूछा जाता है, एज वेल एज है। और आ सकता है बिसाइड्स, बिसाइड्स लिखा हो या एक्सेप्ट लिखा हो, बिसाइड्स हुआ, एक्सेप्ट हुआ। कभी कभी आ जाता है इन एडिशन टू, अगर ऐसा लिखा होता है इन एडिशन टू लिखा होता है, या कभी कि एंड नॉट लिखा होता है, एंड केवल नहीं होता, एंड के साथ नॉट लिखा होता है, या कभी कभी रैदर देन लिखा होता है, रैदर देन लिखा होता है, कभी कभी नो लेस देन लिखा होता है। मतलब अब एक्सेट्रा कर दे रहा हूं, इससे ज्यादा पूछे नहीं गए हैं एग्जाम में। और इसमें जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं ये ऊपर के 4 हैं, ठीक है। अब इसके पहले और इसके बाद में आपको एक एक सब्जेक्ट मिल रहा, ये रहा आपका सब्जेक्ट 1, ठीक है, क्या है ये सब्जेक्ट 1, और ये रहा आपका सब्जेक्ट 2, ठीक है, क्या है ये सब्जेक्ट 2, और इसके बाद आपको लगानी है वर्ब, ठीक, क्या लगानी है वर्ब लगानी है। तो अगर 2 सब्जेक्ट इनमें से किसी कंजंक्शन से जुड़े हो, इफ 2 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 आर कनेक्टेड बाय एनी ऑफ दीज कंजंक्शंस prepositions with, along with, together with, as well as, besides, except, in addition to, and not, rather than, no less than। अच्छा, इस एंड नॉट का मतलब और नहीं होता, ध्यान रखना, इस एंड नॉट का मतलब होता है ना कि, ठीक है, ये होगा। तो अगर ऐसा है तो जो हमारी वर्ब है ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज की जाएगी, तो ये वर्ब यूज की जाएगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। मैं यहां लिख दे रहा हूं according to the first subject, according to the first subject, if 2 subjects are joined by any of these conjunctions the verb will follow the first subject। अगर 2 सब्जेक्ट इनमें से किसी कंजंक्शन से जुड़े हैं तो हमारी वर्ब पहले सब्जेक्ट को फॉलो करती है। अगर पहला सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर पहला प्लूरल है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये बात क्लियर हो गई, इतना ठीक है। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसमें आप बहुत माहिर हैं मुझे पता है। अब मैं आपको इस पर क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इस पर आपको 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस हो जाए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट रूल पर। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखिए, आपका एग्जाम्पल है द कैप्टन along with the players have performed their best, have performed very well, ये आपका क्वेश्चन है पहला। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूं, जैसे कहीं लिखा हो everyone except you was it या are present in the meeting, ये है आपका क्वेश्चन। तो हमने कई सारे लिखे थे, उनमें से जो भी लगे होंगे, मतलब 2 मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, बाकी आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे सारे के सारे। 2 एग्जाम्पल में लिया है, एक एग्जाम्पल पहले दे दिया था एज वेल एज का। तो यहाँ देखिएगा 2 सेंटेंस लिखा हूं, पहले में कनेक्टर क्या है along with लगा है, along with के पहले एक सब्जेक्ट ये हो गया और दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया। प्लेयर्स प्लूरल है और द कैप्टन सिंगुलर है। अब लिखा है द कैप्टन अलॉन्ग विद द प्लेयर्स, कैप्टन प्लेयर्स के साथ डैश परफॉर्म्ड वेरी वेल। अब यहाँ पे बताओ कि हैज किसके लिए लगा रहे हो, ये जो हैज है आप लगा रहे हो वो प्लेयर्स के लिए लगा रहे हो या फिर कैप्टन के लिए लगा रहे हो, तो ये प्लेयर्स के लिए नहीं है, क्योंकि
हम along with से जोड़े हैं। अगर अभी रूल आपने देखा था, अगर दो सब्जेक्ट को along with से जोड़ा जाता है तो हम वर्ब दूसरे वाले के नहीं पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और पहला कैप्टन है इसलिए यहाँ पे हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरे में जब एवरीवन एक्सेप्ट यू, एक्सेप्ट क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। तो कभी भी जब दो सब्जेक्ट्स को कोई प्रीपोजिशन जोड़ता है, हमेशा याद रखिएगा, कोई प्रीपोजिशन जोड़ता है तो जब भी प्रीपोजिशन जोड़ेगा तो वर्ब हमेशा किसको देख करके लगेगी, पहले वाले को देख के लगेगी। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एवरीवन के लिए लगेगा, यू के लिए नहीं लगेगा। एवरीवन एक्सेप्ट यू वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, मतलब क्या हुआ, तुम तो थे ही नहीं ना, तो ये जो इज लगी है यू के लिए लगी ही नहीं है। दिस इज यूज्ड फॉर द एवरीवन नॉट फॉर यू, तो इसलिए क्या लगेगा, इज लगेगा। ये एक्सेप्ट जो होता है यू को माइनस कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही वो जितने मैंने कंजंक्शंस बताए थे वो सारे के सारे हैं, आप उन सब के सबको रट डालिए, सबके सबको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कौन कौन से कंजंक्शन हैं जिनके साथ ऐसा रूल लागू होता है। ठीक है, तो एक रूल ये हो गया। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये आया आपका अगला वाला, तो 11 था, अब हम पहुंच रहे हैं 12 में। तो 12 में भी कंजंक्शन ही है और 13 में भी कंजंक्शन ही है। तो आ जाओ जरा 12 में देखें क्या है। आपका जो रूल 12 है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये भी कंजंक्शंस पर ही बेस्ड है। इसमें कौन कौन से कंजंक्शन है जरा देखिएगा। एक कंजंक्शन है आपका नॉट ओनली एंड बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, दूसरा है नीदर नार, क्या है, नीदर नार, यहाँ एक सब्जेक्ट और लगेगा। और तीसरा है आइदर आर, क्या है, आइदर आर। और चौथा क्या है, केवल और लगा हो तो भी यही बात लागू होगी। और इसके बाद हमें लगाना है, इसके बाद हमें क्या लगानी है, वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो वर्ब यूज करनी है, तो ये वर्ब किसको फॉलो करेगी, किसके अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। तो नॉट ओनली बट आल्सो के साथ में यहाँ क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट यहाँ होगा, एक सब्जेक्ट, मतलब इनके ये तो दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। अगर कंजंक्शन लगा है तो जाहिर सी बात है दो सब्जेक्ट होगा। अब दो सब्जेक्ट में कौन डोमिनेट करेगा, किसके अकॉर्डिंग लगेगा, ये सब्जेक्ट 1 हो गया और ये सब्जेक्ट कौन से हो गए, सब्जेक्ट 2 हो गए। तो जब हम वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब का, इस वर्ब का रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट, किसको फॉलो करेगा ये, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। और इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन होगा, जब आप इसके बाद वर्ब लगाएंगे तो इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट तो सेकंड सब्जेक्ट ही होता है। हाँ, कभी कभी इंटरोगेटिव बन जाता है तो पहले आ जाता है तो वो दिक्कत कर जाता है। तो ध्यान रखना कि वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। वर्ब को अगर यहाँ लगाना हो रहा है तो पहले वाले को देखकर, और वर्ब को बाद में लगाना हो रहा है तो वह दूसरे वाले सब्जेक्ट को देख करके लगेगा। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल में आपको दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो आते हैं आपके एग्जाम्पल पर। आप इस समय आपने नोट कर दिया होगा रूल्स को, तो चलिए देखिए आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है, सपोज यहाँ पर सेंटेंस लिखा हो कि नीदर यू नॉर योर ब्रदर, नीदर यू नॉर योर ब्रदर गो या फिर गोज टू कॉलेज। बहुत छोटा सा सेंटेंस, बहुत सिंपल सा सेंटेंस दिया। और दूसरा सेंटेंस है कि वाई डू या डज नीदर यू नॉर योर ब्रदर गो टू कॉलेज, ये लिखा हुआ। अब आप बताओ कि किसके अकॉर्डिंग लगाओगे। कंजंक्शन क्या लगा है, नीदर नार, सब्जेक्ट कौन है, यू एंड योर ब्रदर। ठीक है, नीदर नार से लगा और यू एंड योर ब्रदर सब्जेक्ट है। मैंने कहा था कि जब दो सब्जेक्ट को आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो या और से जोड़ते हैं तो हम वर्ब को
नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो हमारी वर्ब कहाँ लगी है, यहाँ लगी है, और इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है, यो ब्रदर है। तो यो ब्रदर क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो नहीं लगेगा, फिर क्या लगाएंगे, गोस लगाएंगे। अब नीचे आ जाओ, नीचे भी कंजंक्शन वही है, नीदर नार, और सब्जेक्ट वही है यू एंड यो ब्रदर और किड। लेकिन अब की बार हमें वर्ब कहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ लगानी है, यहाँ लगानी है। तो रूल क्या था, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, और इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन होगा, यू होगा, ना कि योर ब्रदर होगा। अगर यू होगा तो फिर क्या लगाएंगे हम, अब की बार डू लगाएंगे। बात समझ में आ गई? आई थिंक इट इज ओवर, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बस इतनी सी कहानी है ये वाले। अब इसमें कौन कौन से हैं इस तरह जिसमें लागू होगा, नॉट ओनली बट आल्सो होगा, नीदर नार होगा, आइदर आर होगा, और केवल और लिखा हो तब ऐसा होगा। आपको ध्यान रखना है किस पर, वो कौन कौन सी कंजंक्शन है जिनके साथ ये रूल लागू होता है, और वो आपको कंजंक्शन याद रहनी चाहिए। ठीक है, हम सारे कंजंक्शन पर रूल बना एग्जाम्पल नहीं बना पाएंगे ना, बहुत टाइम लगेगा। तो पता लगा कि हम एक रूल को लेकर के अगर एक दिन पढ़ाते हैं तो जितने कंजंक्शन हैं उन सारे को एग्जाम्पल में दिखा पाएंगे, तो ये फिर बहुत लेंदी और बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप उब जाएंगे। अब आते हैं हम 13 नंबर पे। ठीक है, 13। अब 13 नंबर से डर लगता है, ठीक, अंग्रेजों में खास तौर से होता है, वो 13 नंबर से डरते हैं, और उसको कहा जाता है ट्रिस्काडेकोफोबिया। अब देखो एक वर्ड आ गया, ट्रिस्काडेकोफोबिया, ये एक डर होता है। ये 13 के नंबर से क्यों डरते हैं ये मत पूछना मुझे, आई डोंट नो, बस ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखा था। तो ट्रिस्काडेकोफोबिया ये है कि अंग्रेजों को 13 के नंबर से डर लगता है, तो उसी डर को कहते हैं ट्रिस्काडेकोफोबिया। ठीक है, फिर कभी फोबिया में मैंने बताया है इसको, एक वीडियो डाला हूँ जिसमें बहुत सारे फोबियाज बताए हैं। ठीक है, बहुत होंगे, कम से कम 60-70 फोबिया मैंने बताया है। तो उन सारे फोबियाज में एक ये भी था। आपको अगर मन कर रहा हो तो हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हो, नहीं तो आप वोकैब वाले प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा फोबियाज, तो ढेर सारे फोबियाज मिलेंगे। 60-70 फोबिया मैंने दिखाए थे, उसमें ये भी था। तो 13 नंबर पे जो हमारा कंजंक्शन है आज, वो कंजंक्शन है एंड। ठीक, कौन सा है, एंड है। अगर एंड से हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तब क्या करेंगे, तो एंड से जब हम दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो दोनों ऐड हो जाता है और वर्ब अक्सर प्लूरल हो जाती है। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, जैसे कहीं लिखा हो ही एंड आई, ही एंड आई, तो इसके लिए वर्ब क्या यूज करोगे आप, मान लो इज एम आर है तो आर लगाओगे। ठीक है, ही एंड ही या ही एंड ही हो चाहे ही एंड शी हो, तब भी जुड़ के क्या बन गया, आर हो गया। जैसे कहीं लिखा है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो इसके लिए भी क्या यूज करोगे, आर यूज करो। तो ये देखो एंड लग रहा है ना, जैसे एंड लग रहा है दो को जोड़ने के लिए, तो वो आर, सबके साथ क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। तो जनरली तो यही होता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जो हमें आपको पढ़ाना है, स्पेशली जिस रूल को पढ़ाने के लिए उठाए हैं, वो रूल थोड़ा इससे अलग है। देखो प्रोनाउंस होंगे तो जाहिर सी बात है अलग अलग होंगे, या दो नाम लिखे होंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों अलग अलग होंगे। हमें जो डिस्कस करना था वो है कि अगर ये कॉमन नाउन है, सपोज करो कि अगर ये कॉमन नाउन है तो क्या करेंगे। तो कॉमन नाउन की कंडीशन में ध्यान देना, मैं दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपको, उन दोनों एग्जाम्पल्स में कोशिश करूंगा इसको समझा लूं। दो एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा, उसके बाद फिर 2-3 एग्जाम्पल दूंगा आपसे इन चीजों को पूछने के लिए। जैसे मान लो एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पर ये सेंटेंस है कि द डायरेक्टर, ठीक, द डायरेक्टर एंड चीफ गेस्ट, द डायरेक्टर एंड चीफ गेस्ट हैज या हैव अराइव्ड। ठीक, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस देखना, दूसरा सेंटेंस लिखा है द डायरेक्टर एंड द चीफ गेस्ट, द डायरेक्टर एंड द चीफ गेस्ट हैज या हैव अराइव्ड। ठीक, अब दोनों में क्या फर्क है,
आप देखोगे तो दोनों सेंटेंस एक जैसे लग रहे होंगे, दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा होगा, बट है फर्क। फर्क कहाँ है देखिए, कनेक्टर दोनों में क्या है, एंड है, ठीक, कनेक्टर दोनों में एंड है, सेंटेंस मैंने एक ही जैसा बनाया है। फर्क क्या पड़ रहा है कि ये जो है आपका S1 है, ये S1 है और ये S2 है, ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। S1 के पहले क्या लगा है, द लगा है, और S2 के पहले द नहीं लगा है। इसमें देखो S1 हो गया, S2 हो गया, ये S2 हो गया, ठीक है, और ये S1 हो गया। तो इसमें इसके पहले दा लगा है और इसके पहले भी दा लगा हुआ है, दोनों सब्जेक्ट के पहले दा लगा। मतलब इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड द और एनी आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर बोथ, तो ये दोनों क्या कंसीडर किया जाएंगे, टू डिफरेंट पीपल। तो यहाँ क्या हो गया, टू पर्सन्स, ये क्या हो गए, ये दो लोग हैं। दोनों के पहले दा लगाने का मतलब क्या हुआ कि एक बार दा लगाने से काम चल नहीं रहा था, इनके पहले दा लगा दिया और इनके पहले नहीं लगा, मतलब दो लोग अलग अलग होंगे तभी दो बार लगाना पड़ेगा। मतलब डायरेक्टर इज अ सेपरेट पर्सन एंड चीफ गेस्ट इज अ सेपरेट पर्सन, दोनों अलग अलग लोग हैं, दो पर्सन हो गए यहाँ पर। यहाँ पर जैसे सपोज करो कि ये हो गए, ये डायरेक्टर साहब हो गए और ये चीफ गेस्ट साहब हो गए, और यहाँ क्या होगा कि डायरेक्टर एंड चीफ गेस्ट, ठीक, द डायरेक्टर एंड चीफ। यहाँ दा लगा है, यहाँ दा नहीं लगा है, ध्यान देना, यहाँ दा लगा हुआ है और यहाँ पर दा नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पर्सन है ना, ये एक ही आदमी है, डायरेक्टर एंड चीफ गेस्ट जो है कोई दो आदमी नहीं है, एक ही आदमी है। तो ये क्या हुआ, सेम एक आदमी है। तो मतलब यही हुआ कि अगर दो सब्जेक्ट्स को, दो नाउन को एंड से जोड़ा गया हो और दोनों के पहले दा लगा हो, दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ, तो वो दो लोग माने जाएंगे। तो दो लोग माने जाएंगे, जैसे नीचे वाले केस में दो लोग माने जाएंगे, तो यहाँ हम हैज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और ऊपर वाले केस में अगर दो नाउन के पहले में जोड़े गए हैं, अगर दो नाउन एंड से और एक के पहले दा लगा है, दूसरे के पहले नहीं लगा हुआ है, तो इनको क्या माना जाएगा, इनको सिंगल माना जाएगा, एक ही व्यक्ति माना जाएगा। और इनके लिए क्या लगा देंगे हम, इनके लिए लगा देंगे हैज। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये दा का मामला था। दा के अलावा दूसरा कोई आर्टिकल भी हो सकता है इस तरह का, ठीक है। रूल अगर आपको लिखना होगा मैं लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है, चलिए रूल लास्ट में लिखा दूंगा, पहले आप एग्जाम्पल से समझिए, एक दो एग्जाम्पल और देखिए इसके, फिर आपको ये चीज क्लियर होगी, तब ये चीज कंसेप्ट में बैठेगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वो किसका, अब की बार द का नहीं देखेंगे, अब की बार आ का देखेंगे। तो आ का देखेंगे तो जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ हो, एक सेंटेंस है आपका, अ ब्लैक एंड व्हाइट, अ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स, ठीक है, वाज या वर grazing in the field। दूसरा सेंटेंस है a black and a white horse, a black and a white horse was या were ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब वही चीज आ गई, लिख दो कहो तो नहीं, रहने दो, ठीक है, चलो इतना समझ जाना आप लोग। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर भी एंड से जोड़ा गया है, हॉर्स है, लेकिन यहाँ ब्लैक के पहले आ लगा है और व्हाइट के पहले आ नहीं लगा है। तो एक ही घोड़ा है जो दो कलर का है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट घोड़ा है। तो ब्लैक एंड व्हाइट घोड़ा का मतलब थोड़ा थोड़ा काला, थोड़ा थोड़ा, मतलब एक पैर काला हो गया, एक पैर सफेद होगा, या गर्दन सफेद होगी, पीठ काली होगी, मतलब ऐसे होता है। तो इसको क्या कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स को अगर हिंदी में कहेंगे, हमारे गांव में इनको बोला जाता है चितकबरा। अब आप लोगों के गांव में क्या बोला जाता है, आई डोंट नो, चितकबरा, ठीक है, एक चितकबरा घोड़ा। तो ये एक ही घोड़ा हुआ ना, एक घोड़ा हुआ तो क्या लगाओगे, वाज लगाओगे। अब यहाँ जो अ ब्लैक एंड अ व्हाइट हॉर्स, अब ब्लैक एंड यहाँ भी आ लगा हुआ है, यहाँ भी आ लगा हुआ है, तो अगर दो जगह लगा हुआ है इसका मतलब दो घोड़े हैं। यहाँ पर क्या हो गए, दो घोड़े हैं। दो घोड़े होंगे तो क्या लगाओगे आप, यहाँ पे देखो हॉर्स ही लिखा है, हॉर्सेस नहीं लिखा, लेकिन तभी क्या लगाओगे आप, वर लगाओगे, ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो अगर दोनों के पहले आर्टिकल लगा होगा तो वो दो अलग अलग माने जाएंगे, एक बार आर्टिकल लगा होगा तो उनको एक ही माना जाएगा। बात इतनी याद आ गई, ठीक है। अच्छा, ये रूल केवल आर्टिकल के साथ नहीं है, ये रूल पजेसिव के साथ भी लागू होता है। मैं एक एग्जांपल आपको पजेसिव का दे रहा हूं और क्लियर हो जाए, फिर इसके बाद आपको एक रूल दिखा देता हूं, उसके बाद कहानी खत्म, ठीक है। आ जाओ एक एग्जांपल और पजेसिव का देखते हैं। पजेसिव का एग्जांपल जैसे मान लो ये है कि माय क्लासमेट एंड माय नेबर, माय क्लासमेट एंड माय नेबर। अब लिखा है कि हैज या हैव हेल्प्ड मी, हैज हैव हेल्प्ड मी, ठीक ऐसे लिखा। तो अब यहाँ हैज लगाओगे कि हैव लगाओगे, आप लोग सोच लीजिए अपने मन में, फिर मैं बताता हूँ। तो सोच लिया होंगे, मुझे मैं लिख रहा था, आई थिंक तभी आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो यहाँ पे लगाना है हैज हैव में से कुछ, तो हमारे एंड से कनेक्ट हुआ है, क्लासमेट है और नेबर है। मेरा क्लासमेट और पड़ोसी, और दोनों के पहले क्या लगा, माई लगा। दोनों के पहले लगा माई, दोनों के पहले क्यों लगाया, मतलब दो अलग अलग लोग हैं तभी तो लगाया। तो अब क्या लगाओगे आप, हैव लगाओगे, ठीक, समझ में आ गया। और अगर ये है, ये माई ना लिखा होता, अगर ये माई ना लिखा होता तब क्या लगता, तब हैज लगता, क्योंकि जो क्लासमेट है वही मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी ही क्लासमेट है, तब एक ही हो जाता। तो ध्यान रखना कि हमेशा एंड लगा हो तो जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लूरल ही हो जाए, एंड लगा हो तो जरूरी नहीं कि हमेशा दो लोग होंगे, ठीक। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब एंड लगा होने पर भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है या एक ही हो जाता है, और डिपेंड करता है कि दोनों के पहले आर्टिकल लगा है कि नहीं लगा है, दोनों के पहले पजेसिव लगा है कि नहीं लगा है। अब आप रूल लिखना चाहते हो तो मैं लिखा दे रहा हूं। अगर रूल लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि अगर दो सब्जेक्ट, ठीक, अगर दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं और दोनों के पहले आर्टिकल या पजेसिव लगा होता है तो उन्हें दो माना जाता है और उनके लिए प्लूरल वर्ब लगती है। और अगर दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं लेकिन किसी एक के पहले ही आर्टिकल या पजेसिव लगा होता है तो उन्हें एक माना जाता है और उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। दैट्स एनफ, इतनी सी बात हो गई। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा, ये 13 रूल हो गए। अब आते हैं हम 14वें रूल पर, और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये 14वां रूल भी एंड पर ही बेस्ड है। अभी हम लोगों ने, या ये 13 में ही कह देते हैं कि 13 में एक नोट लगा के आपको बता देते हैं, ये 13 ही रहने दो, नोट लगा देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने दो नाउन हम लोगों ने लिखे, ठीक है, जिसमें हमने आर्टिकल यूज किया था। अब की बार हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ईच को यूज कर रहे हैं। जैसे कहीं लिखा हो ईच बॉय, ठीक, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। आगे लिखा है was present, each boy and each girl was या were present। अच्छा, मान लो एवरी लगाना चाहो तो एवरी भी लगा सकते हो यहाँ पे। मान लो दूसरा सेंटेंस मैं लिख दूं कि एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, ठीक है, एवरी टीचर। आगे लिखा है एज या आर रेस्पेक्टेड, ठीक, ये सेंटेंस हुआ। और मान लो तीसरा सेंटेंस हुआ ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज या हैव बीन डिस्कस्ड, ये हो गया, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब क्या करोगे, देखो, जैसे लिखा ईच बॉय एंड ईच गर्ल, लगा तो है एंड, और इसके पहले डिटर्मिनर भी लगा है ईच, दोनों के पहले। लेकिन याद करो जो हमारी पहली वाली क्लास थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, पहली क्लास में हमने बताया था कि जब ईच लग जाता है नाउन के पहले, ये पहले लगा हुआ है, जब नाउन के पहले ईच लग जाता है तो पूरा सिंगुलर कर देता है।
अब आप कहेंगे एंड से जोड़ करके दोनों किया गया है, और एक में बॉय है एक में गर्ल है, तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? यहाँ एक करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू मेक देम सिंगल। एक करने की जरूरत नहीं है, ये एक नहीं होंगे। बॉय अलग है, गर्ल अलग है, लेकिन बॉय के पहले भी ईच लगाओ, गर्ल के पहले भी ईच लग गया। अगर दोनों के पहले ईच लग गया तो वो ईच प्रत्येक दोनों के लिए यूज कर दिया गया। जब दोनों के लिए प्रत्येक यूज कर दिया तो फिर वहां पे लगेगा सिंगुलर ही, ठीक है। अब ईच लगा के आप चाहे एक दो नहीं, मतलब ये बॉय एंड गर्ल है, बॉय गर्ल के अलावा आप 4 5 6 7 8 10 चीजें आप ऐड कर दिए, ईच लगा के ऐड करते चले जाइए, चाहे जितना यहां से लेके चौराहे तक ऐड कर दो, सिंगुलर ही होगा, ठीक है। ये बात समझ लेना। वैसे ही एवरी और एवरी के साथ भी होगा, जो ईच के साथ हुआ था सेम चीज है। यहां आ जाओ ईच एंड एवरी। भैया जब अकेले ईच इतना भारी पड़ रहा था तो ईच एंड एवरी दोनों एक साथ लगा दोगे तो ये प्लूरल हो ही नहीं सकता सवाल। अब तो सवा शेर हो गया कि नहीं हो गए? अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता इनका प्लूरल होने का। अब क्या होगा? अब 100% ये सिंगुलर ही रहेगा, उसके साथ हैज ही लगेगा। ये प्लूरल, ये हैव हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा मैटर। 13 रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हम लोग करीब 13 रूल्स पढ़ चुके हैं, करीब का 13 रूल्स पढ़ ही चुके हैं। 4 क्लासें हो गई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, और अब अगली क्लास हम लोग करेंगे नाउन पर बेस्ड जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, कि कैसा नाउन है, कौन सा नाउन है तो वो सिंगुलर माना जाएगा, कब नाउन को प्लूरल माना जाएगा, या कौन कौन से नाउन को सिंगुलर प्लूरल माना जाता है, उसके आधार पर कैसे हमारी वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगी या गलत होगी, सही होगी, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल के सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।